इकोनॉमिक सर्वे पेश हो चुका है संसद में और वित्त मंत्री ने इसको टेबल किया है और ये चालू वित्त वर्ष का लेखा जोखा है कि क्या हो सकता है 22-23 वित्त वर्ष में। जो चालू वित्त वर्ष है, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो पूरी डिटेलिंग होती है बजट की और इकोनॉमी की, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। और इसी के आधार पर इससे अनुमान लगते हैं कि कल के जो फुल फ्लेज बजट FY24 के लिए आएगा उसमें क्या हो सकता है। तो वित्त मंत्री जी ने इसको पेश कर दिया है और इसके अंदर की जो डिटेल्स होंगी उससे हमें पता लगेगा कि इस समय स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या है। 6.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान है। 6 to 6.8% जीडीपी ग्रोथ चालू वित्त वर्ष में रह सकती है। रियल जीडीपी 6.5% के आसपास रहने का अनुमान है। बेस लाइन जिसको रियल जीडीपी कहते हैं वो 6.5% रहने की संभावना है। हमने इस बात को पहले भी जिक्र में आपसे किया था। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन में काफ़ी बढ़ेगा। नॉमिनल ग्रोथ 11% की है, जो कि रियल जीडीपी प्लस नॉमिनल अगर इसमें जोड़े तो 11% के आसपास बनती है और 6.5% की पॉसिबिलिटी है जो इस चालू वित्त वर्ष में हो सकती है। और जिसकी डिटेल्स के हम लोग इंतजार करते हैं, 7% के आसपास इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद दूसरे नंबर्स भी एडअप होंगे। उससे अनुमान लगेगा अगर हम जीवीए के संदर्भ में इसको देखेंगे। 6 to 6.8% का अनुमान FY24 के लिए लगाया जा रहा है, यानी इसके बाद वाले वित्त वर्ष के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए। इस वित्त वर्ष के लिए जो है 6.5 से 6.8% तक का अनुमान लगाया जा रहा है। कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण को जोड़ते हैं जो इसको बिल्कुल करीब से ट्रैक कर रहे हैं और उनके पास इसकी ज़्यादा डिटेल्स भी होंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन FY24 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% और नॉमिनल जीडीपी 11% रहने का अनुमान है। इस पर चर्चा हम करेंगे डिटेल में और हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय भी करा दूं। डीके जोशी सर हमारे साथ हैं, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। MS उन्नीकृष्णन जी हैं जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं और सुंदरम म्यूचुअल फंड के MD एंड CIO सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ और प्रकाश गाबा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत इनिशियल नंबर अभी निकल के आ रहे हैं जोशी सर। जीडीपी ग्रोथ FY24 के लिए 6.5% ठीक ठाक है अनुमान के मुताबिक आपके? एस्टिमेट है 6% का। तो अभी क्योंकि ग्लोबल रिस्क बढ़े हुए हैं और फिलहाल अभी जो नई IMF की प्रोजेक्शन आई है उससे लग रहा है कि थोड़ा ग्लोबल रिस्क कम हो गया और ग्लोबल ग्रोथ उतनी नीचे नहीं आएगी जितनी पहले एक्सपेक्टेड थी। तो थोड़ा सा अगर वो प्ले आउट करता है तो थोड़ा अपसाइड होगा हमारे 6% के अनुमान में, पर हमारा फोरकास्ट 6% का है 23-24 के लिए। और इस साल के लिए 7% का अनुमान है। हाँ, 6%। नहीं, FY23 के लिए सर 23 के लिए हम 7% मान के चल रहे हैं जो CSO ने फोरकास्ट किया। थोड़ा डाउनसाइड रिस्क, उसमें डाउनसाइड बायस है उस एस्टिमेट के लिए। कहां पे सेटल होगा वो तो अभी ये 2-3 साल तक नंबर रिवाइज होते रहते हैं, तो आपको असली नंबर तो 2 या 3 साल के बाद ही पता चलेगा। ओके, इस पे और ज्यादा डिटेल लेते हैं। हमारे संवाददाता लक्ष्मण के पास वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारे नंबर्स हैं। लक्ष्मण बताइए क्या क्या नंबर्स निकल के आए जो बाजार सुनना और देखना चाहता है। देखिए, दरअसल अभी इस नंबर की औपचारिक घोषणा तो सरकार की तरफ से नहीं की गई है, कुछ मिनटों में की जाएगी। लेकिन जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आर्थिक सर्वे में 2023-24 यानी अगले कारोबारी साल के लिए 6% से लेकर के 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया जा सकता है। जी हाँ, 6% से लेकर के 6.8% जीडीपी ग्रोथ अगले कारोबारी साल के लिए। हालांकि उसमें एक शर्त जोड़ी जा सकती है, वो ये कि जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हालात पर निर्भर करेगा। और इसमें अगर आप बेसलाइन जीडीपी देखें तो नॉमिनल टर्म में 11% और रियल टर्म में 6.5% ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे आर्थिक सर्वे में है। और ये पूरे आर्थिक सर्वे को आमतौर पर 1 साल 2 साल के लिए पेश किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें अगले 25 साल की रूपरेखा पेश की जा सकती है, क्योंकि इस पूरे आर्थिक सर्वे की जो थीम है वो है अमृतकाल। अमृतकाल मतलब आज़ादी के 75वें साल से लेकर 100वें साल तक के बीच की जो अवधि है उसके लिए। तो उस थीम पर ये पूरे आर्थिक सर्वे को बनाया गया है। अब ये बात जो है अगले कारोबारी साल के लिए जो ग्रोथ का अनुमान दिया गया है उसके पीछे 4 वजह बताई गई है। पहले कि कोविड का जो खतरा है वो काफ़ी कम होने लगा है और इससे सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त हो चुका है।
चीन के बाजार खुल गए हैं, लेकिन महंगाई बढ़ने का जो खतरा था वो नहीं है, महंगाई काबू में आती दिख रही है। और तीसरी चीज कि विकसित देशों में जो एक मंदी का बादल मंडरा रहा है, उसका फायदा भारत को मिल रहा है, कैपिटल फ्लो भारत में बढ़ता जा रहा है। और इन सब का नतीजा ये है कि निजी निवेश भी काफी ज्यादा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो रही है। इन सब आधार पे जो है वो दरअसल वहां पे आर्थिक सर्वे जो है सो वो बता रहा है। और चालू कारोबारी साल के लिए रियल टर्म में 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया जा रहा है। हालांकि सीएडी पर सख्त नजर रखने की वकालत की गई है, एक्सपोर्ट में गिरावट जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। जी, FY23 के लिए 7% और अगले साल के लिए 6.5 से 6.8%। एक लंबी रेंज दी है, बट ये एक रेंज है, कंडीशनल है। जोशी सर, ये कंडीशनल है, कई सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। कैमरा फिक्स है भाई, मैं हिला नहीं सकता। जी जोशी सर, ये जो लक्ष्मण बता रहे हैं कि 6 से 6.8% तक नेक्स्ट ईयर की जीडीपी रह सकती है, लेकिन उसमें कई सारी कंडीशन लगी हुई हैं और ये एज्यूम करके चला जा रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, कैपिटल इनफ्लो भारत की तरफ आ रहा है, चाइना ओपन अप हो रहा है और कोविड कम हो रहा है, इसकी वजह से सप्लाई दुरुस्त हो रही। इतने कंडीशन के साथ 6 to 6.8% नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ, आई थिंक वो रीजनेबल जो रेंज देना इस समय ज्यादा उचित है, क्योंकि आपको ये कहना मुश्किल हो पाएगा कि एग्जैक्टली किस नंबर पे आके ग्रोथ टिकेगी। वो कई उसमें मूविंग पार्ट्स हैं और कई फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स इतनी मेसी है, कितना स्लो डाउन एडवांस कंट्रीज में आएगा वो भी अनुमान बदलते जा रहे हैं। अभी आईएमएफ ने कल ही अनुमानों को थोड़ा और ऊपर किया है कि ग्रोथ उतनी नीचे नहीं होगी ग्लोबली जितनी पहले एक्सपेक्टेड थी। तो ये एक तरह से बहुत ही अनसर्टन सा एनवायरनमेंट है, तो इसमें एक रेंज देना ही उचित है। हमारी फोरकास्ट जो है वो लोअर बाउंड की तरफ है, तो 6 से उन्होंने 6 to 6.8 बोला है। हमारी फोरकास्ट रियल जीडीपी ग्रोथ की 6% है और नॉमिनल की करीब 10.5 और 11% के बीच में है। सर, आप किस चीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जिसकी वजह से आप लोअर साइड में हैं? नहीं, उसका कारण यह है कि ग्लोबल रिस्क बहुत बने हुए हैं। क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस उतने नीचे नहीं आ रहे हैं जितने नीचे आने चाहिए थे, तो ये सब चीजें हमारे लिए हेडविंड्स क्रिएट करती हैं। ओके, उन्नी कृष्ण सर, आपको ठीक लग रहा है ये नंबर? करेक्ट लग रहा है। मेरा अनुमान है कि इस साल का जो गया बीता हुआ साल का तकरीबन 7 के करीबन आएगा, 6.8 के ऊपर ही मेरा नजर है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन का नंबर्स बाहर निकला है ऑलरेडी, उसका मतलब अंडरलाइंग एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ावा हुआ है, तो 6.8 के ऊपर भी हो सकता है। दैट्स अबाउट मेरा अनुमान अबाउट इस साल का। अगले साल का जैसे जोशी साहब ने बताया, उसमें एक बड़ी चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि बेस इफेक्ट थोड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बढ़ा चुका इकोनॉमी को 6.57% के मुताबिक ग्रो करने के लिए बहुत सारे चीज राइट होना चाहिए। उसमें कुछ चीज हमारा हाथ में है, कुछ चीज हमारा हाथ के बाहर है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड का कैसा रहेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्या, क्योंकि ये साल में भी हमारा अनुमान था कि तक 400 बिलियन के ऊपर बढ़ जाएगा, बट हुआ नहीं है। और हमारा हाथ में नहीं हो, अगर मार्केट खुला रहेगा, हिंदुस्तान का कंपनियों के पास इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, एक्सपोर्ट कर पाएगा। बट मार्केट खुलेगा क्या अगले साल? मेरे ख्याल से 2-3 पॉजिटिव अगर होगा तो, कोविड के बारे में मेरा ज्यादा डर नहीं, हमारा कोई डर नहीं है, पर यूक्रेन वॉर का हमारा सबका अनुमान है कि कुछ अगले साल के 2 या 3 महीने के बाद में उसका डिसीजन होना चाहिए, तो बंद होना चाहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां भी धीमी चल रही है यूरोप में, नहीं तो ऐसा अलाइड एरिया में वो थोड़ा बढ़ना चाहिए, ग्लोबल ट्रेड बढ़ना चाहिए, तो उसका एरिया से भी बढ़ावा होगा। तो मेरा ख्याल से 6.5% का अगले साल का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रखना करेक्ट रहेगा। उसके मुताबिक प्लानिंग करना होगा, हमको हो जाएगा। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल पे है, जैसे कि ये साल जब चालू हुआ था, आपको मालूम है इन्फ्लेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था, सबका डर था। बट एक चीज है, हमारा नियर बाई सिचुएशन, अभी चाइना, पाकिस्तान, बाकी एरिया का कैसा डेवलपमेंट होगा, डिफेंस एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये सब सारे एक आधा चीज हो सकता है। या नहीं तो नंबर्स आंकड़ा जो बताया है करेक्ट ही लग रहे हैं मेरे को। ओके, ये बिट पाथ है 6.5% के आसपास उन्हीं कृष्ण को लगता है। लक्ष्मण के पास कुछ और डिटेल्स है। लक्ष्मण, और डिटेल्स आपके पास है, बताइए।
देखिए यहाँ पे जो ग्रोथ का अनुमान दिया गया है उस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने पढ़ा। उस डॉक्यूमेंट में जो सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है वो दो चिंता है। पहली चिंता है कि ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में फेड जो है ब्याज दरें बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए। अगर फेड बहुत ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ाता है तो एक दबाव आता हुआ दिखेगा हमें ग्रोथ पे। दूसरी जो चिंता जताई जा रही है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डिमांड में स्लो डाउन आया है वो एक बड़ी चिंता जताई जा रही है, और इसकी वजह से सीधा सा असर जो पड़ेगा वह है आपको एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट में पूरे अगले कारोबारी साल में एक दबाव बना रहेगा, ये पूरे आर्थिक सर्वे में बताया गया है। और इसी वजह से कहा गया है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो है आपको कि जो डोमेस्टिक ग्रोथ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव को संतुलित कर रहा है, वो है घरेलू फैक्टर। घरेलू फैक्टर में उसने कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। मिसाल के तौर पर उसमें कहा गया है कि घरेलू फैक्टर में आपको देखिए कि माइग्रेंट वर्कर वापस आ रहे हैं। वापस आने से फ़ायदा ये हो रहा है कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी बढ़ रही है। पिछले कारोबारी साल में जहाँ यहाँ पे जो इन्वेंट्री रेट था वो 44 महीने का था, वो घट करके अब 33 महीने तक आ चुका है। तो इस तरह का पॉजिटिव संकेत यहाँ मिल रहे हैं। इसी तरीके से इन्फ्लेशन हम काबू करने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव संकेत है। निजी निवेश पर एक बात कही गई है कि निजी निवेश बहुत बड़ी चुनौती होगी और निजी निवेश पर सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी हद तक बजट के जो अनुमान है उसके बराबर पहुंचने जा रहा है। इस वजह से सरकार तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, अब निजी निवेश को तुरंत अपने निवेश को बढ़ाना होगा और ये एक रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आर्थिक सर्वे में कही गई है। तो मुझे लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात पर जो चुनौती बताई गई है उसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए घरेलू बाजार की खूबियों को गिनाया गया है और इस तरीके से ये आर्थिक सर्वे अनुमान पेश करता दिख रहा है। ओके लक्ष्मण, आप देखिएगा कुछ उधारी का फिगर्स भी आया तो हम इस पर दोबारा आपसे जब बात करेंगे तो हम वापस निकल के आएंगे इसमें। जोशी सर, जो चिंता की बात लक्ष्मण कर रहे हैं कि फेड की ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले का असर आ सकता है, अब वहाँ तरह तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। कोई कह रहा 25 बेसिस पॉइंट, कोई कह रहा 50 बेसिस पॉइंट, हालांकि डिस्काउंटिंग अब 25 की चल पड़ी है। और एक्सपोर्ट सेक्टर जिस पे बहुत रिलाई कर रहे थे वो एक चिंता है। वो खुद ही कह रहे हैं कि कैड 3% ऑफ GDP है तो बहुत दिक्कत की बात हो सकती है या लगातार बढ़ेगा। तो एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक पे फोकस करें, लेकिन दूसरी तरफ पूरी स्टोरी में जो विलन है वो फॉरेन की तरफ से निकल के आ रहा है। आप कैसे देखते हैं इसमें, ये बैलेंसिंग स्टोरी राइटिंग है या एक्चुअली इसमें कुछ दम है? नहीं, ये सही है। इस समय जो रिस्क है वो ज्यादा एक्सटर्नल है। जो IMF ने कुछ दिन पहले बोला था कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड विल बी इन रिसेशन, वो लार्ज रिच इकोनॉमीज, एडवांस कंट्रीज में ही उस तरह की रिसेशन की बात की जा रही है। तो ये, और इंटरेस्ट रेट भी फेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यही सब बढ़ा रहे हैं ज्यादा तेजी से, क्योंकि इन्फ्लेशन जो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तरह से जो रिस्क है वो इस समय बाहर से ही आ रहा है ज्यादा। डोमेस्टिक इकोनॉमी तो थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज कर गई है और ग्रोथ भी ब्रॉड बेस्ड हो गई है। तो रिस्क जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए उन्होंने सही कहा है कि ये रिस्क है, क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा रहता है तो उसकी फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है इस माहौल में, इस ग्लोबल माहौल में। तो इसलिए आई थिंक उस पर नजर रखना, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उस पर नजर रखना जरूरी है। और इन्फ्लेशन पे भी हमें नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे तो आई है पर अभी वो उसमें जो कोर इन्फ्लेशन है वो काफी ऊपर बनी हुई है। सिर्फ वेजिटेबल्स के कारण इन्फ्लेशन 5.7% पे आई है। अदरवाइज इन्फ्लेशन नंबर दिसंबर का 7.2% है अगर आप वेजिटेबल्स को निकाल लें। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि सभी चिंता की आवश्यकता नहीं कई चीजों में, पर ओवरऑल आई थिंक मैं एग्री करता हूं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें एक अच्छा मोमेंटम है और इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे पिक कर रहे हैं और ग्रोथ जनरली ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी में हो रही है। और इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो भी अब पीक करने वाला है। हमारा मानना है कि RBI एक और इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, उसके बाद वो पॉज मोड में जाएगा। यूएस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 से 5.25% तक फेड रेट जाएगा। इशू ये नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा, इशू ये है कि वो कितनी देर तक उसको ऊपर रखेंगे। क्योंकि अगर वो उसको ज्यादा देर तक ऊपर रखते हैं तो वो एक तरह से हमारे लिए मुश्किल बढ़ाता है, क्योंकि इंटरेस्ट डिफरेंशियल इंडिया और यूएस में ऊंचा बना रहेगा। तो उससे फिर कैपिटल फ्लो के लिए इश्यूज आते हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग के लिए भी इशू आते हैं। तो इस तरह एक तरह से माहौल बहुत अनसर्टन है। अगर मैं आपको पिछले इकोनॉमिक सर्वे में ले जाऊं तो उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट 8 to 8.5% थी, एक्चुअल ग्रोथ फोरकास्ट 7% आई, नॉमिनल ग्रोथ फोरकास्ट 11% के करीब थी, पर नॉमिनल ग्रोथ 15.4% आई। तो
एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, किस तरह से प्ले आउट करेगा, ये एजम्पशंस कितनी देर तक होल्ड करेंगे, इस माहौल में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल सही कह रहे सर। पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे में $65 के क्रूड पे सारी कैलकुलेशन की गई थी और लास्ट ईयर का पूरा एवरेज निकालिए तो 80 से ऊपर ही जाएगा और अभी भी 80-85 पे बना हुआ है। तो ये कैलकुलेशंस एक्चुअली आगे जाते हुए कैसे प्ले आउट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनील सर, मार्केट को ये जो नंबर अभी तक दिख रहे हैं कि अगले साल की ग्रोथ 6 से 6.75 के बीच में कहीं रह सकती है, इस साल की ग्रोथ जो है 7% के आसपास रह सकती है, नॉमिनल ग्रोथ ये है, और ये नंबर्स कंफर्ट देते हैं क्या मार्केट को, कंसिडरिंग कि जो बात जोशी सर कह रहे हैं कि यूएस की ग्रोथ इंटरेस्ट रेट कितने समय तक, वो टर्मिनल रेट मान लीजिए 5.5% पे फेड का है और वो पूरा साल 2023 इसी में निकाल देते हैं, तब दिक्कत हो सकती है क्या? मार्केट को ये नंबर ठीक लग रहे हैं क्या? मार्केट में नंबर ठीक लग रहे हैं बिकॉज सी इक्विटी मार्केट के लिए एक 11% अगर नॉमिनल जीडीपी है तो मार्केट में से आपको 2-3% उससे ज्यादा, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स एक फॉर्मलाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है। तो अनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में देखें तो फॉर्मल सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। तो एक ओवरऑल इकोनॉमी अगर 11% नॉमिनल जीडीपी ग्रो हो रही है तो स्टॉक मार्केट की कंपनियों में ईपीएस की ग्रोथ आप 12 से 15% तक ले सकते हैं। तो ऐसी एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न कैपिटल मार्केट के लिए अगर उम्मीद है तो मार्केट के लिए बहुत खास अच्छी खबर है, क्योंकि डेट मार्केट में अगर 8% कमिटेड मिल रहा है, मगर अगर इक्विटी मार्केट 15% दिलवा सकती है तो दुगना, तो नेचुरली ये मार्केट के लिए अच्छी खबर है, नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा मेरे को अपसाइड में ज्यादा इसमें पोटेंशियल सरप्राइज की है, यानी 6.68 से मैं मानता हूं कि 6.8 टू 7.12 तक जा सकती है, क्योंकि एज अ कॉशन उन्होंने नंबर बताए कि इंटरनेशनल रिस्क है। पर याद रखिए कि इंडिया का वर्ल्ड में एक्सपोर्ट का शेयर 2% के नीचे है, 1.9% है। जितना भी ग्लोबल में स्लो डाउन हो उसका खाली 2% का असर इंडिया के ऊपर पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट में जरूर दबाव दिखेगा, मगर उतना हमारा एक्सपोर्ट्स खास उतना नहीं है, क्योंकि इस साल की ग्रोथ में मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक कैपेक्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन मेन ड्राइवर्स होने वाले हैं, जो बाहर के रिसेशन से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत करंट अकाउंट डेफिसिट में चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अगर ऑयल की दाम नहीं गिरी, थोड़ा बहुत आपको एक्सपोर्ट्स के सेक्टर में थोड़ा एक गिरावट दिख सकती है। फिर भी मैं मानता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए 6.8 टू 7% डोमेस्टिक ड्रिवन ग्रोथ के कारण एक कॉन्फिडेंस है। तो ये 6.8 से 6 के नीचे नहीं जाने की मैं उम्मीद रख रहा हूं। तो उसी हालत में मैं मानता हूं कि स्टॉक मार्केट ने भी जो डिस्काउंट किया है, ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ 15% के हिसाब से ही मार्केट ने डिस्काउंट किया, करंट वैल्यूएशन भी वही रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर ये डेटा इस माफिक उन्होंने किया तो मैं मानता हूं कि अगर यूएस में, किसी ने बताया कि यूएस की इंटरेस्ट रेट की बात है, याद रखिए अगर इंटरेस्ट रेट हाइक ज्यादा हुए ना तो ऑयल का दाम कटेगा, क्योंकि स्लो डाउन के कारण। तो वो हमारे लिए मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूं कि ऑयल का दाम, तेल का दाम एक बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल मार्केट फ्लोज के लिए। तो जीडीपी को मान लीजिए 6.8, 7 उस हिसाब से रखिए, मगर अगर तेल का दाम गिर रहा है तो फॉरेनर्स के फ्लोज इंडिया के ओवर ज्यादा रहेंगे एज अपोज टू अदर इमर्जिंग मार्केट। तो कैपिटल मार्केट की ये पॉजिटिव स्थिति है। मैं समझता हूं कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण फेड में थोड़ा ग्रोथ में दबाव आ गया, फिर भी कैपिटल मार्केट के लिए फ्लो के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये सब नंबर्स मेरे लिए कोई मार्केट को नेगेटिव सरप्राइज देने लायक नहीं है, और एक पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन होनी चाहिए बजट के बाद। पॉजिटिव मूवमेंट आना चाहिए बजट के बाद, और इन नंबर को, और अगले साल के लिए वो क्या क्या प्लान्स रखते हैं ये भी हम लोग बजट पर लेके। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो पुन्नी सर, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि 7% से कम ग्रोथ, मिड पॉइंट ले लिए 6.5%, 8-9% की ब्याज दर, 83-82 रुपये की करेंसी, 3% का कैड और 5.5% की यूएस ब्याज दरें, ये सिनेरियो के बीच में भारत कैसे ग्रो करेगा ये आपसे समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से आपका, और हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स सर्वे जो सरकार ने आज पेश किया है, उसमें उन्होंने जो अपने आंकड़े रखे उसके हिसाब से ग्रोथ जो है इस साल 7% के आसपास रहनी चाहिए, और अगले साल 6.5 बिट पॉइंट अगर मोटे तौर पे हम लेके चलें तो नॉमिनल ग्रोथ 11%। 19 सर, हमने जो आपके सामने एक तस्वीर रखी थी कि हाई इंटरेस्ट रेट पे ग्रोथ 7% से नीचे की, और चूंकि ये सारे कैलकुलेशंस जो है मैं मान के चलता हूँ कि दिसंबर जनवरी से पहले के हैं, अब इस समय तो बहुत सारी चीज़ें पीक होती हुई दिख रही हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है? फैक्टर्स से
पहले वाला ऐसा है कि हमारा बहुत अच्छा एक मानसून सीजन पीछे रह गया है, तो agricultural economy is going to be, rural economy is already performing better. We are seeing that also in the FMCG sector कि उनकी सेल्स का ग्रोथ जो तरीके से पिछले 2 या 3 महीने से दिख रहे हैं। सो मेरा ख्याल से अगले साल में भी प्रेडिक्शन के मुताबिक एग्रो इकोनॉमी एंड रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि प्रेडिक्शन फॉर द मानसून एंड रेन इज वेरी गुड फॉर अगले साल के लिए भी। वो एक चीज से। दूसरा, हमने जो 2-3 पॉइंट्स लेंगे कि सैलरी इंक्रीजेस इन द इंडस्ट्री तकरीबन 9% के ऊपर होने वाला है, मतलब इन्फ्लेशन के आगे है। तो कंज्यूमर का हाथ में ज्यादा पैसा रहने वाला है, तो कंजम्पशन बढ़ने वाला है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन इज सर्टनली गोइंग टू बी मोर, विल बी एबल टू सपोर्ट 6.5-7% का ग्रोथ के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन विल बी द नंबर 1 फैक्टर। और जैसे कि इंटरनेशनल का बारे में बहुत लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट फिर भी मैं बताना चाहता है कि जो चाइना +1 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है, बहुत सारे नए नए कैपेसिटी हिंदुस्तान में मेरा ख्याल से 2 साल से चल रहे, जो थोड़ा धीमी पड़ गया था कोविड के मुताबिक, बट उसको आगे बढ़ा रहे। तो बहुत सारे नए कैपेसिटी जो ग्लोबली ओरिएंटेड हिंदुस्तान में जो रहे, जो इंडियन कंजम्पशन को भी संभालेगा, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करवाएगा। इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में जो कैपेसिटी बढ़ाया है। और रेलवे और रोड्स के लिए मेरा ख्याल से मिनिस्टर कल 4 लाख करोड़ का बजट देने वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मनी रूरल हर एक जगह पे होने वाला है, तो उसका भी तो असर पड़ेगा। तो जो टोटल इकोनॉमिक मूवमेंट, सी अगर इकोनॉमिक जीडीपी बढ़ाना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना चाहिए। अगर बहुत सारे ऐसा फैक्टर्स हम बता सकता है जिसके मुताबिक से, और एक फैक्टर है, हमने इतने एफटीए साइन कर चुके हैं, उसका भी फायदा होने वाला है। हम एफटीए इसलिए साइन किया कि वो मार्केट एक्सेस डिनाइड था हमारे लिए, हमने उनको दे दिया हमारा मार्केट का एक्सेस, हमको भी तो मिलेगा। तो एक्सपोर्ट उसके मुताबिक बढ़ना तो चाहिए। विथ ऑल नेगेटिव्स जो भी होगा, एफटीए जितना भी साइन किया, यूएई के साथ किया है, अभी यूके के साथ चल रहे, यूरोप के साथ हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, तो इसका सब फायदा जरूर होगा अगले साल में। बट एक नेगेटिव मेरे को बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि चाइना जो तरीके से कोविड का जो कंट्रोल निकाला है और उसके पास जो इनेट कैपेसिटी अभी भी पड़े है, तो अंडरकटिंग ग्लोबल मार्केट में होने वाला है। तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद करेंसी और थोड़ा लूज करना पड़ेगा, तकरीबन 85 के करीब तक पहुंच जाएगा अगले मिड ईयर पे। उतना हो जाएगा तो हमारा जो डिसएडवांटेज चाइना के साथ होने वाला है आगे जाके, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरा इतना उम्मीद है कि अगले एक अच्छा साल होने वाला है हिंदुस्तान के लिए। 23-24 इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर, इज माय प्रेडिक्शन ऑन दैट। एंड इन दैट वेदर इट इज 0.5 or 7, देखेंगे, विल सी दैट। बिल्कुल। सुनील सर, एक बहुत ही क्विक कमेंट चाहिए। मार्केट सब पूरा ग्रीन में आया है, लपक के खरीदारी करनी चाहिए क्या? बिल्कुल ना, बिकॉज ये ग्रीन कुछ दिनों की रेड के बाद वाला ग्रीन है, तो ये दिशा बदलने वाली चीज है, जिससे बजट से और भी बूस्ट मिलेगा, तो बिल्कुल खरीदने का वक्त। फिलहाल के लिए मौसम बदल गया है, मार्केट पूरा ग्रीन में है और मिड कैप ने 430 पॉइंट की रैली है, आउट परफॉर्म कर रहा है, 1.5% की मजबूती है। और एडवांस डिक्लाइन तो और ही बढ़िया है, 2200-2250 शेयर बाइंग के साइड में है, 614 शेयर गिरने वाले हैं, यानी एडवांस डिक्लाइन 3.6:1 का है। ये ज़बरदस्त रेशियो है, तो एक बड़ी तेज़ी की तस्वीर बनती दिख रही है। मौसम बदल गया, इसलिए मैंने कहा था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। ब्रेक के बाद देखिए एक खास चर्चा वसंत माहेश्वरी जी के साथ।